हेलो दोस्तों, बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। शाम के 7 बज रहे हैं और ऐसे में एक और आपका 10 का दम ये है जब हम बात करेंगे। ऐसे में आज का जो आपका सब्जेक्ट वो है चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान से क्वेश्चंस को लेकर के हम बात करने वाले हैं। सवालों की जो संख्या होगी आपकी, उन सवालों की संख्या होगी आपकी 10। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आप देख पा रहे होंगे, मैं चीज़ों को हाईलाइट करता चलूँगा जिससे कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, कल भी हमने आपसे ये सवाल पूछा था। हमने सोचा एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं और आपसे इन्होंने पूछा है कि बुद्धि लब्धि निकालने का यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट निकालने का सही फॉर्मूला क्या है। आपसे कहते हैं मानसिक आयु को वास्तविक आयु से अगर हम गुणा कर दें, वो मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु यानी कि मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करके लिखा हुआ है। वास्तविक आयु डिवाइडेड बाई आपका जो है मानसिक आयु लिखा है इंटू 100, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल से आप में से काफ़ी बच्चे हैं जो करेक्ट आंसर कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू को निकालने का सही फॉर्मूला क्या होगा, तो हम ऐसे में क्या करते हैं कि आईक्यू इक्वल टू जो मेंटल एज होता है उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड कर देते हैं इनटू 100। तो ऐसे में मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये आपसे कहते हैं कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। थॉर्नडाइक का नाम दिया हुआ है, कोहलर का नाम दिया है, इवान पावलोव हैं आपके, और विलियम वुडवर्थ करके लिखा हुआ है। तो जब भी हम बात करते हैं सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को लेकर के कि कोई एक आइडिया आया, कुछ हम सुझाव आया हमारे में, एक सूझ पैदा हुई और उनसे हमने किसी चीज़ को सीखा। आपको मैं बता दूं, जब सूझ द्वारा अधिगम को लेकर के बात करते हैं तो ऐसे में वुल्फगैंग कोहलर का क्या कहना है कि व्यक्ति के सामने अनेक परिस्थितियां आती हैं और ऐसे में कभी कभी ये होता है कि अलग अलग तरीके से परिस्थितियां हैं, जो भी हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको वो सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। और उसमें से कोई एक तरीका होता है जो कि एकदम बेस्ट होता है, फिट बैठ जाता है, सूझ उसे आ जाती है ऐसे में कि अगर ये चीज़ें हमने लगाई और इससे ये हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ऐसे में ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, जब हम बात करते हैं चिंपैंजी को लेकर के, आप सुल्तान नाम था उसका, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, महोदय बैठे हुए हैं। तो ऐसे में ये जो भी आपका एक सिद्धांत था, इसका प्रतिपादन वुल्फगैंग कोहलर के द्वारा जो है वो देखने को मिलता है। आपसे थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत बहुत वेलकम है जो यहाँ पर क्लास में आ रहे हैं, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। 10 कदम सीरीज चल रही है। कार्य को आरंभ करने, मैंने काम को शुरू किया, मैं काम को जारी रख रहा हूँ और काम को मैंने एक नियमित करने की जो प्रक्रिया है, मैं उसे एक रेगुलर बेसिस पर कर रहा हूँ। ये चीज़ क्या कहलाती है, तो ये कहते हैं, आप इसे प्रेरणा बोलते हैं, आप इसे संवेदना, आप इसे प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, या फिर आप इसे सीखना कह देते हो। ये है मोटिवेशन, सेंसेशंस, परसेप्शन करके और लर्निंग करके हम बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इस सवाल को लेकर के बात करते हैं, यूपीटीईटी 2016 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2016 में। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप पढ़ नहीं पा रहे हो या आप में कोई दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, पारिवारिक सामाजिक जो भी दिक्कतें हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, मैंने कहा आप पढ़ना तो शुरू करिए। आपने उस काम को शुरू किया, ध्यान दीजिएगा, आपने उस काम को जारी रखा और आप नियमित उस काम को करने लगे, आप पढ़ाई करने लगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैंने आपको मोटिवेट किया, तब आपने वो काम शुरू किया। मैं भी कर सकता हूँ, आप अपने आप से भी मोटिवेटेड हो सकते हो। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आपको मोटिवेट किया, मैंने आपको कोई चीज़ बताई और मैंने छोड़ दिया, आपने क्या किया, काम को शुरू किया, आपने जारी नहीं रखा, तो ऐसे में उसे मोटिवेशन नहीं कहते हैं। काम को जारी भी रखना होता है, नियमित भी रखना होता है, और ये चीज़, ये जो प्रक्रिया है वो मोटिवेशन में ही हमारे शामिल होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? ये आएगा। इसे आप क्या बोल देते हो? इसे हम मोटिवेशन, मोटिवेट करना, रीइंफोर्स करना, पुनर्बलित करना, कुछ भी कह सकते हैं। एक चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भाई, जो आपसे चौथा सवाल पूछा है उसमें ये क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कहते हैं कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने यानी कि मेमोराइज करने और पुनः स्मरण करने की असफलता। आप कोई चीज़ याद नहीं रख पा रहे हो, आप कोई चीज़ रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, और ऐसे में अगर आप उसमें फेल हो रहे हो रिकॉल करने में, मेमोराइज करने में, तो आप इसे क्या कहते हैं?
एक आम तरीके से इस क्वेश्चन को समझिए आप। तो ये कहते हैं वो इमेजिनेशन होता है, मेमोरी है, अटेंशन है या विस्मृति, कोई चीज़ भूल जाना है ऐसे में। तो आप जब कोई चीज़ रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आप कोई चीज़ मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो सीधा सीधा इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि जब जब हम इस तरीके की चीज़ों को लेकर के बात करते हैं, यहाँ पर आपके आंसर्स में बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ, ये विस्मृति कहलाता है। क्या होता है? विस्मृति। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो असफल क्रिया है विस्मृति कहलाती है। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? डी आएगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। आपसे 5वां सवाल क्या पूछा है? ये 5वें सवाल में कहते हैं कि क्रोध और भय जो है वो किसके प्रकार हैं। जब हम क्रोध को लेकर के बात कर रहे हैं, और डर, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, संवेग यानी कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, मूल प्रवृत्ति जो स्टार्टिंग से ही बच्चों में देखने को मिलती है, या फिर परिकल्पना, कोई हाइपोथेसिस करके इन्होंने बोल दिया है। तो दोस्तों जब जब हम क्रोध और भय, आपने आंसर करना शुरू कर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब भी हम संवेग को लेकर के बात करते हैं तो इसे हम लोग इमोशन कह देते हैं। अभिप्रेरणा क्या है आपका? आप इसे प्रेरणा बोलो, आप इसे अभिप्रेरणा बोलो, आप इसे मोटिवेशन कह देते हैं ऐसे में, ठीक है। ये क्या है आपका? हाइपोथेसिस कहलाता है। आप इसे हाइपोथेसिस करके बोल देते हो। तो मैंने आपसे कहा कि जब जब क्रोध और भय के प्रकार, जैसे है प्यार है, दुलार है, ममता है, आप बात करते हो, ईर्ष्या, द्वेष, भय, क्रोध, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इमोशंस में ही काउंट होती हैं। ये सभी की सभी हमारी किस में आएंगी? इमोशंस में आएंगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये मनुष्य के शरीर से उद्दीपित हो रहा होता है। मनुष्य की भावभंगिमा, आप खुशी हैं तो आप दांत फाड़ रहे होंगे, और आप अगर नाराज़ हैं तो फिर आप समझ रहे हो। एक और सवाल पर चलते हैं। आपसे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं ये, कि टर्मन के अनुसार 90 से लेकर के 110 की जो बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि जो IQ है का बालक माना जाता है, क्या उसे हम सामान्य बुद्धि का मानेंगे? क्षीण बुद्धि होता है, क्षीण बुद्धि बालक श्रेष्ठ बुद्धि का होगा या मंद बुद्धि का होगा? तो यहाँ पर टर्मन महोदय इस चीज़ को लेकर के बात करते हैं। मैं आपको बता दूँ, जब जब हम एक नॉर्मल चाइल्ड के IQ को लेकर के बात करेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हैं, जब हम एक नॉर्मल चाइल्ड को लेकर के बात करते हैं तो इसकी जो अमूमन ऐसे में आपकी जो IQ देखने को मिलती है वो 110 लिखा होगा, या फिर 90 से लेकर के 109 तक लिखा होता है, यही आप देखते हो। यहाँ पर जो टर्मन महोदय बताते हैं वो एक सामान्य बुद्धि बालक को लेकर के बात करते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए आएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है बुद्धि लब्धि के मान, और उसका मतलब क्या है, IQ कहाँ से कहाँ तक होगी तो बालक क्या कुछ कहलाएगा। आप देख पा रहे होंगे, अगर 20 से कम है, जड़ बुद्धि है आपका, हीन बुद्धि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर जैसे देखिए, जो सामान्य बुद्धि का बालक है उसको 80 से 109 बताया हुआ है, ऐसे 90 से होता है आपका IQ, याद रखिएगा। सामान्य है, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर और जीनियस करके इन्होंने लिखा हुआ है। एक और सवाल पर चलते हैं। 7वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये कहते हैं दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल करना, यानी कि कॉपिंग अनदर्स बिहेवियर जो भी है, या आप जब कॉपी कर रहे होते हो किसी और के बिहेवियर को, तो ऐसे में आप उसे क्या कहते हैं? आप सीखना होता है, चिंतन होता है, अनुकरण है, या फिर कल्पना है, उसे लर्निंग बोलते हो। एक थिंकिंग है आपका, अनुकरण मतलब फॉलो करना, कल्पना इमेजिनेशन इंग्लिश में समझिए। तो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल करना, जी हाँ, जैसे अभी इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाया कि, मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया कि एग्जैक्टली बुद्धि क्या है, और जो मैंने बताया आपने उसका अनुकरण किया, आपने उसी को तो कॉपी किया ना। तो ऐसे में इसी चीज़ को हम लोग फॉलो करना, आप मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, आप मेरा अनुकरण कर रहे होते हो, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो दूसरे की चीज़ों को लेकर के जो भी बात की गई है वो आपके किस में देखने को मिलेगा? अनुकरण में। एक और सवाल आपसे कहते हैं, 8 नंबर में क्या बोला इन्होंने भाई, कि यदि पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हो आप? उसे आप लर्निंग बोलोगे, उसे आप ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन करके होता है, वो नेगेटिव ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन, आप इसे नेगेटिव बोलिएगा, और ये है आपका पॉजिटिव ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आप समझ सकते हैं। पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में अगर हमारी हेल्प कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? 8 नंबर में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हमने गणित की कुछ चीज़ें सीखी थी, हमने गणित में एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखा था, हमने जोड़ घटाव सीखा था,
और अब हम इसका उपयोग हम जब बड़ी कक्षाओं में गए तो आप देखते होंगे जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो वहाँ फिजिक्स में भी तो आप जोड़ घटाव कर रहे होते हो ना, समझ रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए जो हिंदी की चीज़ें हैं, हिंदी में आप शब्दों के बारे में पढ़ते हो, वर्ण अक्षरों के बारे में पढ़ते हो, और फिर आप इसका उपयोग किसी और विषय में करने लगे, जैसे विज्ञान के शब्द पढ़ने लगे, विज्ञान के वर्ण पढ़ने लगे, तो ये अच्छी बात है ना, पॉजिटिव चीज़ है ना। तो यहाँ पर सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर सही किया है, बिल्कुल सही। आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जय एक और सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 9 नंबर में आपसे इन्होंने क्या पूछा है, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। जब हम सीखने से संबंध सिद्धांत को लेकर के बात करते हैं, ये सीधे सीधे आपसे ये कह रहे हैं कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था। बिल्ली है, बंदर है, कुत्ते पर किया था या चूहे पर किया था। आपका आंसर आना शुरू हो गया है, वेरी गुड। जब हम बात करते हैं इस चीज़ को लेकर के कि पावलोव का जो भी प्रयोग है वो आखिर किस पर देखने को मिलता है, बहुत अच्छी तरीके से पाव भाव 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 है, पाव भाव भाव, कुत्ता भाव भाव करता है। अब ऐसे याद रख सकते हो, बस मैंने इसीलिए जो है ये चीज़ें आपको बताई। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज़ को ऐसे में, और इस पूरे सेशन को भी। एक 10वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कहते हैं मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला को किसने स्थापित किया था। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब की जब हम बात करते हैं, वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। सिगमंड फ्रॉयड का नाम लिखा है, वॉटसन, पावलोव या विलियम वुंट का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है जब हम बात करते हैं प्रथम पाठशाला को लेकर के। वेरी गुड। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक जब हम स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं जो कि बुद्धि के या बुद्धि लब्धि का मापन करती है, तो उसमें जब हम नाम देखते हैं तो विलियम, वो जो बिनेट महोदय हैं 1905, इन्हें हम 1905 इन्हें BINET और हिंदी में आप इन्हें बिने बोल देते हो। तो जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो 1905 में बिने के द्वारा किया गया। लेकिन अगर मैं प्रथम पाठशाला को लेकर के बात करता हूँ तो ये समय था 1879 का। उस समय विलियम वुंट थे और प्लस इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था कैटल। इनके साथ में मिलकर के इन्होंने बुद्धि परीक्षण को अंजाम दिया था सबसे पहले 1879 में। ठीक है, तो आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो W वुंट या विलियम वुंट करके जो लिखा हुआ है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को किया होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर आज के सवाल को लेकर के मैं बात करूँ तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब हम बाल मनोविज्ञान को लेकर के बात करते हैं तो आप जब भी एक बाल विकास के बारे में बात करोगे, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, उसके कितनी स्टेजेस हैं भाई, कितने स्तर देखने को मिलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, बस यही आप बता दो ऐसे में कमेंट सेक्शन में। बाकी आप ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने 7 सवाल सही किए, या जितने भी आपने सही किए हैं वो आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुछ अच्छा लगा हो तो बाकियों के साथ में भी शेयर ज़रूर करें। कल एक बार फिर से हम मिलेंगे आपकी 10 के दम में। आपको लगता है कि किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कराने चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए कल हम EVS के सवाल को लेकर के बात करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का।